सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वैश्विक महामारियां। जी हाँ, हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस ने सभी लोगों को घरों में कैद कर दिया है। न सिर्फ लोगों को कैद किया है बल्कि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में हुए प्रगति को भी इसने अस्पतालों तक सीमित कर दिया है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय कोरोना वायरस का कोई हमारे पास इलाज नहीं है। देखते देखते जो संख्या हजारों में थी वह लाखों में तब्दील हो चुकी है। यह संख्या कहां पर जाकर रुकेगी इसका भी हमें कुछ अंदाजा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हमें इतिहास से सीख लेने की ज़रूरत है। जब हम किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो हमें यह भी जानना होता है कि आखिर क्या हम ऐसी परिस्थितियों को पहले भी झेल चुके हैं, क्या हमने उनसे कुछ सीख लिया। अगर सीख नहीं लिया तो क्या यह हमारी गलती नहीं है। तो स्टूडेंट, इन्हीं सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। मैं कुछ वैश्विक महामारियों का एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जो कोरोना वायरस हम महामारी फेस कर रहे हैं ये पहले कोई महामारी नहीं है। जब कोई बीमारी सीमित समय में तेजी से फैलने लगती है तो इसे हम महामारी कहते हैं। महामारी के लिए अंग्रेजी में दो शब्द यूज किए जाते हैं। एक है इपिडेमिक, अर्थात इपिडेमिक का मतलब होता है जब कोई बीमारी किसी देश या किसी क्षेत्र में सीमित समय में तेजी से फैलती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमारी है वह भारत के किसी राज्य या पूरे भारत में तेजी से सिर्फ फैले तो उसको कहेंगे हम इपिडेमिक। लेकिन अगर यह एक देश की सीमा बाउंड्री से बाहर जाकर पूरे विश्व को प्रभावित करने लगती है तो इसको बोलते हैं पेंडेमिक, अर्थात वैश्विक महामारी। वर्तमान समय में यह जो कोरोना वायरस की वजह से महामारी उत्पन्न हुई है ये भी क्या है, पेंडेमिक जो है कि महामारी। अब ये देखिए है क्या कि इस महामारी को हम थोड़ा सा पीछे से जाकर देखते हैं, एक लंबा इतिहास काल देखते हैं, वहाँ से हम समझ पाएंगे कि आखिर ऐसी महामारियाँ जब आती हैं तो वह कितना बड़ा चुनौती उत्पन्न करती हैं मानवीय सभ्यता के सामने। और यह चुनौती व्यक्ति लंबे समय से फेस करते हुए आया है। और आज जो संस्कृति, जो तकनीकी युग, जो विज्ञान का युग हम देखते हैं जिस पर हमें काफ़ी गर्व था, आज कोरोना वायरस ने उन सभी हमारी उपलब्धियों को नीचा दिखा दिया है, अर्थात हमें बौना साबित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि प्रकृति जो एक सुपर पावर है, सुपर नेचुरल है, उसके पास ऐसी ताकत है, ऐसी क्षमता है जब इंसान को हमेशा वह बौना सिद्ध कर सकती है। इसीलिए लंबे समय से हर संस्कृति के केंद्र में एक चीज़ रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर हमें चलना चाहिए। लेकिन मानवीय सभ्यता में एक लालच नाम की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसने हमेशा क्या किया है, प्रकृति में हस्तक्षेप किया है और उन हस्तक्षेपों का परिणाम महामारियों के रूप में सामने आया। कोरोना वायरस जिसकी वजह से लगभग 2.25 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। यह आने वाले समय में हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहां पर जाकर रुकेगा। अब हम आपको कुछ ऐसी जो है कि महामारियों से परिचित करवाते हैं जिनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। आप मुझसे कह सकते हैं कि अभी तक की जो महामारियाँ आईं वह प्राकृतिक रूप में आई और कोरोना वायरस से जो महामारी उत्पन्न हुई है यह जो है कि मानव निर्मित हो सकती है, या मानव निर्मित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं इस महामारियों के ऐतिहासिक स्वरूप पर और उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली जो महामारी वैश्विक महामारी मानी जाती है आधुनिक काल में। आधुनिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब सभी चीज़ें हमारे सामने लिखित रूप में, उसको बोलते हैं जस्टिनियन प्लेग। तो यह जो जस्टिनियन प्लेग है यह आपकी प्रथम जो है कि वैश्विक महामारी मानी जाती है। अब देखिए आपको पता है कि जो प्लेग जो यह बीमारी है यह जो फैलती है, यह जो चूहे होते हैं उनमें एक जो है कि एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है
पास्चुरेला पेस्टिस। और इसके माध्यम से क्या होते हैं, जो चूहों के माध्यम से बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इससे संक्रमित होता है तो वह संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति में होने लगता है, और एक व्यक्ति के संपर्क में जैसे ही दूसरा व्यक्ति आता है वो भी संक्रमित होने लगता है, और आंकड़ा देखते देखते बढ़ता चला जाता है। आइए एक एक करके मैं इनके मिनट से आपको परिचित करवाता हूँ। जस्टिनियन प्लेग, ये बात है 541 एडी की। जी हाँ, एडी की बात हो रही है, यह बीसी की बात नहीं हो रही। एडी में 541 एडी में रोमन साम्राज्य का एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था बाइजेंटाइन। यह जो बाइजेंटाइन शहर था, इसकी मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, तो इससे थोड़ा सा आपको ये चीज़ों को समझना याद। ये देखिए, मैं आपको एक लोकेशन दिखा रहा हूँ जो मैंने रेड सर्किल किया है। तो ये जो बाइजेंटाइन शहर था, यह रोमन साम्राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता था। यहाँ सब कुछ सामान्य चल रहा था जैसा कि कहीं पर चलता रहता है। इसी समय हुआ क्या, मिस्र से व्यापारियों का एक जहाज बाइजेंटाइन पहुंचा। अब कहेंगे मिस्र कहाँ है? ये देखिए, जो इजिप्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, जो मिस्र है, यहीं से जो है कि यह जो मेडिटेरियन सागर दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर, इसी के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है, और इसी का एक देश है इजिप्ट। तो यहाँ से क्या होता था, रोमन साम्राज्य में व्यापार होता था। तो हुआ क्या कि इसी समय जो है कि मिस्र से व्यापारियों का एक जहाज बाइजेंटाइन पहुंचा, और यह जो जहाज था प्लेग से संक्रमित था। प्लेग अर्थात जो बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है, और ये बीमारी इतनी घातक होती है जो लाखों लोगों को शिकार बना लेती है। तो यह जो जहाज था प्लेग से संक्रमित हो गया था, और वह इस वजह से, क्योंकि अफ्रीका में यह जो 541 एडी से पहले ही क्या हुआ था, यहाँ पर यह बीमारी फैल चुकी थी, और मिस्र में भी यह बीमारी फैल चुकी थी। और स्वाभाविक है, जब मिस्र में फैली थी तो वहाँ के चूहों के माध्यम से उस समय के जो व्यापारिक जहाज चलते थे, उन व्यापारिक जहाजों पर भी ये चूहे थे, और वहां पर भी इन्फेक्शन इनका फैल चुका था। अब जब यह बीमारी जो कि चूहों के माध्यम से फैलती है, तो जहाज के साथ चूहे भी क्या हुए, बाइजेंटाइन पहुंचे। कैसे पहुंचे? क्योंकि उस समय के जो व्यापारिक जहाज थे उसमें आपको पता है, इस वर्तमान समय के कंटेनर नहीं होते थे, राशन की पैकेट्स होते थे, बोरियां होती हैं, उनके माध्यम से ये जो है कि वो पूरा संक्रमित जहाज जिस पे कुछ चूहे भी थे, वह क्या हुआ, बाइजेंटाइन पहुंचा। और जब बाइजेंटाइन यह पहुंचा तो देखते ही देखते वह पूरे शहर को उसने क्या किया, अपनी चपेट में ले लिया। कैसे? चूंकि यह संक्रामक बीमारी है, अर्थात जो जहाज को ले जाने वाले लोग थे वह लोग, बहुत लोग संक्रमित हो गए थे, बहुत से लोगों की जहाजों में ही मृत्यु हो गई थी। और जब वहां पर यह जहाज पहुंचा और यहां से सामान उतारे जाने लगा, तो धीरे धीरे यह जो पूरे बाइजेंटाइन शहर में यह फैल गया। इससे लाखों लोग संक्रमित हुए, और प्रतिदिन स्टूडेंट यहां पर 5000 लोगों की मृत्यु होने लगी सिर्फ बाइजेंटाइन शहर में। इतिहासकारों का मानना है कि बाइजेंटाइन की इमारतें और सड़कें लाशों से भर गई थीं, और इस बीमारी की वजह से तो लोग मर ही रहे थे, साथ ही साथ लोग भूख की वजह से भी मरने लगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहता था, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहता था, और इसके वजह से कृषि के साथ साथ सभी आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल ठप हो चुकी थी, और मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा। और यह मौत का आंकड़ा इतना घातक था कि इससे न सिर्फ वहाँ के आम लोग, बल्कि वहाँ का जो एक एलिट क्लास था वो भी प्रभावित होने लगा। और यहाँ के राजा जस्टिनियन की भी मृत्यु इसी बीमारी से हो गई, और इन्हीं के नाम पर जो है कि राजा जस्टिनियन के नाम पर ही इस प्लेग को जस्टिनियन प्लेग के नाम से जाना जाता है। इससे केवल यूरोप में ही लगभग उस समय की जनसंख्या के हिसाब से कल्पना कीजिए, लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, और पूरी दुनिया में इसके वजह से लगभग ये मौत का जो आंकड़ा था 5 करोड़ पहुंच गया। आप कल्पना करके देखिए कि एक सीमित समय में यह मौत का आंकड़ा कितना। आज आपके पास टेलीविजन है, आपके पास सभी जानकारियां आ रही हैं, इंटरनेट से लेकर कई प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। उस समय ऐसी जानकारियां नहीं होता करती थी, लेकिन जब बाद में जब समीक्षा होती थी, डेटा शेयर होते थे, तब समझ में आता था कि यह बीमारी कितनी घातक। यह अज्ञात मानव इतिहास की पहली वैश्विक महामारी मानी जाती है, और इसका जो प्रभाव था वह लगभग 4 वर्ष रहा, अर्थात 4 ईयर का जो है कि समय इसने लिया, और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। इस बीमारी के वजह से न सिर्फ जो है कि जनधन की हानि हुई, बल्कि रोमन साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण यह बन गया। कौन सा? जस्टिनियन प्लेग।
जस्टिनियन प्लेग के बाद एक और जो है कि घातक बीमारी आती है जिसका नाम है ब्लैक डेथ। नाम ही इस जैसे घातक है ब्लैक डेथ, इसके आंकड़े तो और भी डरावने हैं। आप देख सकते हैं ये इमेज, ये जो है कि ब्लैक डेथ से ही है। इसमें इतना घातक था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो परिवार का ही हो, उससे मिलने की कोशिश नहीं करता था। बात है 13वीं और 14वीं शताब्दी का, और उस समय 13वीं और 14वीं शताब्दी का जो यूरोप था वह विश्व के अन्य देशों की तरह ही पिछड़ा था, अर्थात वह कुछ अलग नहीं था। जैसे आज हम कल्पना करते हैं कि हम जो है कि विकासशील देश हैं, यूरोप विकसित है, उस समय इस प्रकार का कोई डिवाइडेशन नहीं था। वहाँ पे भी मेडिकल सुविधाएं कम थी और अर्थव्यवस्था का आधार वहाँ पर भी क्या था, कृषि था। सन 1310 के बाद यूरोप का मौसम बिगड़ने लगा और उसमें अचानक कई प्रकार के परिवर्तन आने लगे, और 1315 के लगभग यहाँ पर जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए थी उस मौसम में भी बारिश हुई, और वहाँ पर जो ठंडी का समय था, जो शीत ऋतु था, वह काफ़ी लंबा खिंच गया। और इसके वजह से जब बारिश नहीं होना चाहिए तब बारिश हुई, और शीत ऋतु जब लंबी खिंच जाती है तो हर फसल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वहाँ की फसलें बिल्कुल चौपट हो गई, नुकसान हो गया, और इसके वजह से वहाँ पे अनाज का संकट उत्पन्न हो गया। तो बात चल रही थी 1315 की। अभी यूरोप इस जो है कि आपदा से निपट ही पाता, उससे पहले जो है कि एक और बीमारी आ गई जिसका नाम था ब्लैक डेथ। अधिकांश समीक्षक इस बीमारी का जो प्रारंभ मानते हैं वह चीन से मानते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि वो 1340 के दशक में चीन में कई बार जो है कि प्लेग आया, और प्लेग जो कि छिटपुट रूप में कई जगहों पे उसका असर दिखाया। लेकिन जब वह 1340 में एक लास्ट टाइम जब वो प्लेग आया तो वह उसने चीन की बाउंड्री तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि यह इससे बाहर चला गया, और यह फैला उस समय का जो सिल्क रूट था। ये देखिए आपको मैं चाइना दिखा रहा हूँ, और इसमें ये देखिए आपको रेड कलर का जो इंक दिखाई दे रहा होगा, नीले कलर का जो इंक दिखाई दे रहा होगा, और एक देखिए चाइना लिखा है। यहां से होते हुए यह जो है कि पश्चिम की ओर बढ़ा, और पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते यह यूरोप तक फैल गया। और कौन सा बीमारी थी? यह थी आपकी प्लेग की बीमारी। जी हां, सन 1346 में चीन से कालो चूहों के माध्यम से, अर्थात ब्लैक कलर के जो रोडेंट थे, जो चूहे थे, रेड्स थे, उनके माध्यम से सामानों के साथ इस सिल्क रूट पर क्या होता था, व्यापार होता था। तो यहां पर सामान के व्यापार के साथ, चूहों के साथ, यह बीमारी सबसे पहले यूक्रेन के क्रीमिया जो है कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वहां पहुंचा। वही क्रीमिया जिस पर अभी रूस ने कुछ समय पहले आपने देखा था कब्जा कर लिया है, तो उसी पर क्रीमिया तक पहुंचा। और यहां से इटली को जब सामान भेजा गया, अर्थात दो स्टेप में, पहले चीन से क्रीमिया पहुंचा, और क्रीमिया से जहाज के माध्यम से आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सागर का यह जो क्षेत्र है, यहां से होते हुए जब यह बीमारी इटली तक पहुंची तो उसके बाद से इसका मौत का मंजर प्रारंभ होता है। 1347 में, अर्थात एक साल के अंदर जब यह जहाज सिसिली पहुंचे तो वहां पर अधिकांश लोगों की जहाज में ही मृत्यु हो चुकी थी। बस कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे जहाजों में, और जब जहाज वहां पहुंचे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह जहाज पहुंचे कैसे हैं और इतने लोगों की मृत्यु हुई कैसे है, और वह सभी लोग शिकार हो चुके थे प्लेग का। जी हाँ, यह एक संक्रामक बीमारी थी जैसा कि आपको पता था, और लाशों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई यूरोप में, जैसे इटली में पहुंचा, इटली से होते हुए अंदर की ओर पहुंचा, और पूरे यूरोप में इतनी ज़्यादा वहां पे लोगों की मृत्यु होने लगी कि लोगों को सामुदायिक अंतिम संस्कार करना पड़ता था, अर्थात लाशों के लिए जगह कम पड़ने लगी। यहाँ पर मरीजों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया, और लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया, जैसे आज हमने अपने आप को कैद कर लिया है। और उस समय जो हम समाज कहते हैं, समाज जैसा कुछ नहीं बचा था। इवन माताएं बहनें भी अपने बच्चों से जो संक्रमित हो जाते थे मिलने से डरती थी। कारण यह था कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। इस समय ऐसा कुछ समाज हो गया था, और स्वाभाविक है, इससे यह माना जाता है कि यह बीमारी इतनी घातक थी तो पूरा यूरोप बिखरने की कगार पर आ गया था। यूरोप की लगभग आधी आबादी इस ब्लैक डेथ अर्थात प्लेग से समाप्त हो गई, और अर्थव्यवस्था तो पहले से ही जो है कि चौपट हो चुकी थी, वह और वीरान हो गई। इसका प्रभाव लगभग 5 साल रहा, और पूरे विश्व में इसका असर देखा गया। इस बीमारी के बाद कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने पड़ी, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक प्रतिक्रिया थी, वह था इस बीमारी के लिए
लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया। क्यों ठहराया गया, इसका एग्जैक्ट जो है कि मैंने जब सर्च करने का प्रयास किया तो मुझे उसमें कुछ खास नहीं मिला। हाँ, यह जो है कि एक धर्म को लेकर एक प्रतिद्वंदिता था, उसके वजह से कुछ लोग जैसे हमेशा क्या होता है काउंटर करने का प्रयास करते हैं, किसी दूसरे पर आरोपित करने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया और वहीं से यहूदियों का संघर्ष एक प्रारंभ होता है और उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ यूरोप में जो कैथोलिक चर्च का जो प्रभाव था उसमें भी इसकी कमी आई और लोगों के अंदर जो है कि नास्तिकता का प्रसार हुआ। और नास्तिकता का मतलब है कि धर्म से प्रभाव हटने लगा। लोगों को लगा जब लाशें ऐसे पड़ी हों तब भगवान कहाँ है, और विज्ञान की स्वीकार्यता बढ़ी। लेकिन विज्ञान अभी बहुत कुछ कर पाता, उससे पहले फिर से एक नई बीमारी आई जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। जी हाँ, स्पेनिश फ्लू, जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा स्पेन में फैला था, ऐसा नहीं है। जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 के बीच यह महामारी लगभग पूरे विश्व में फैल चुकी थी। अगर इस समय को आप याद कर पा रहे होंगे तो यह वही समय है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से विश्व की लगभग 1/3 आबादी प्रभावित हुई और लगभग 5 करोड़ लोगों की जान इससे गई थी। यह बीमारी पहले की बीमारी में इस मामले में अलग थी कि पहले की जब बीमारियां होती थीं उससे बुजुर्ग और जो है कि ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था उन लोगों की डेथ होती थी। लेकिन जो स्पेनिश फ्लू था वह इस रूप में अलग था कि इसमें सबसे ज़्यादा मौत जो होती थी युवाओं की होती थी। इस बीमारी को जो है कि द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1980 के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी का जो प्रसार हुआ था, जैसा कि स्पेनिश फ्लू इसका नाम है, वह था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। हाँ, यह वही वायरस है जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू 2009 में हम जो है कि एक नई महामारी के रूप में देखते हैं। इसके वजह से यह बीमारी फैली कैसे थी आपको पता है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो स्टार्टिंग में जो है कि यूएसए इसमें शामिल नहीं था, लेकिन जब यूएसए इसमें शामिल हुआ तो यूएसए से काफ़ी सैनिक यूरोप गए। जब यूएसए से ये सैनिक यूरोप गए तो माना यह जाता है कि यह जो सेंट्रल जो है यूएसए का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कि कुछ जो है कि ऐसे जानवर थे जो सामान्यतः जो स्वाइन फ्लू के कारण जो जीव होते हैं, उन्हीं से यह जो है कि वायरस जो है कि इन मिलिट्री के कॉर्प्स में पहुँच चुका था, मिलिट्री आर्मी में पहुँच चुका था। और जब यह लोग यूरोप में गए तो उस समय यूरोप में जो समय चल रहा था वह चल रहा था कि सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं और इसमें एक तरफ फ्रांस था, दूसरी तरफ जर्मनी था। और उस समय जब युद्ध चल रहा था तो बड़ी संख्या में जो सेनाएं थीं खाइयों में थीं। खाई का मतलब आपने देखा होगा, पहले गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए जाते थे जिससे सतह पर लोग ना दिखाई दे सकें और खाइयों में से खड़े होकर लोग जो है कि युद्ध लड़ा करते थे। लेकिन इसी समय बारिश होने लगी और खाइयों में पानी भरने लगा, मौसम बहुत जो है कि स्वस्थ जो है ठीक नहीं था और इसके वजह से लोगों को वहीं पे सोना है, वहीं पे रहना है और वहीं पास में दैनिक क्रियाक्रम करने हैं। इसके वजह से यह जो संक्रमण था, जो लोग पहले ही जो है कि इससे प्रभावित हो चुके थे H1N1 इन्फ्लुएंजा से, चूंकि एक सीमित खाई में कई सौ लोग रहते थे और उसके वजह से यह जो है कि संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगा। और जब फैलने लगा तो इसके वजह से जो मिलिट्री आर्मी थे वहां के सैनिक बीमार होने लगे और बीमार जब होने लगे तो सैनिकों को अपने देश भेजे जाने लगा। लेकिन सिर्फ सैनिक नहीं जा रहे थे, इनके साथ एक बीमारी भी जा रही थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय स्पेन जो था वह तटस्थ था, न्यूट्रल था, अर्थात वह युद्ध में किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं था और यहाँ पर न्यूज पर क्या कोई सेंसरशिप नहीं थी। स्वाभाविक है, कोई देश जब युद्ध में शामिल होगा तो वो ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी सूचना उसके देश तक पहुंचे कि वह टूट रहा है, वो कमजोर पड़ रहा है। लेकिन चूंकि स्पेन जो है कि इसमें शामिल ही नहीं था तो वह जो कुछ भी देखता था खुलकर लिखता था और उसने क्या किया, इस बीमारी के प्रभाव को खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा। जो उसने देखा वो सब कुछ लिखा। इसके वजह से जो अन्य जो देश थे, जिस एक तरफ ब्रिटेन भी था, उसी के साथ जो है कि यूएसए भी था, उन्होंने इसको स्पेनिश फ्लू नाम दिया।
और इसके कारण स्पेन के राजा भी इस फ्लू के चपेट में आ गए थे। इसी के कारण इसका स्पेनिश फ्लू नाम पड़ा। अदरवाइज इससे सर्वाधिक क्षति स्पेन के लोगों को नहीं हुई, बल्कि उन लोगों की हुई जो पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे। स्वाभाविक है, उसमें हर देश के सैनिक थे, भारत के भी सैनिक थे। और जब ये सैनिक बीमार पड़ने लगे और जब अपने वतन भेजे जाने लगे तो वहाँ पर इनसे संक्रमण तेजी से फैलने लगा। और जब फैलने लगा तो इसके वजह से काफी ज्यादा जनधन की हानि हुई। इसे फॉरगॉटन पेंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है। यह इस वजह से जाना जाता है कि जब भी हम विश्व के इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो हम प्रथम विश्व युद्ध तो पढ़ते हैं और यह देखते हैं कि लगभग 4 करोड़ लोगों की मृत्यु इससे हुई, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसी समय यह जो स्पेनिश फ्लू फैला था, ये जो बीमारी फैला था, इसके वजह से जो मौतों का आंकड़ा था वह 5 करोड़ था। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोगों की हानि हुई थी उससे ज़्यादा हानि इसके वजह से, स्पेनिश फ्लू की वजह से हुई। लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, हमने इसको नज़रअंदाज किया, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए। पूरी जनता का ध्यान सिर्फ और सिर्फ विश्व युद्ध में था। कुल मिलाकर जब विश्व युद्ध हम लड़ रहे थे तो हमने महामारी से जो युद्ध हम लड़ सकते थे उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी के कारण इसको फॉरगॉटन पेंडेमिक भी कहा जाता है। इसको रोकने के लिए वही विकल्प अपनाए गए। अधिकांश जो है कि शहरों को, क्षेत्रों को, सेक्टरों को लॉकडाउन कर दिया गया। कुछ जगह पे कड़ाई के साथ लॉकडाउन किया गया, जिससे ऐसे किया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग के उस समय महत्व को समझा जा चुका था, अर्थात ये पता चल चुका था कि पुरानी जो महामारियां आई हैं उनसे तभी हम बच सकते हैं जब हम संक्रमित लोगों से अपनी दूरी यथावत बना कर रखें। इसी के कारण हर देश में जो है कि लगभग जिस क्षेत्र में ज़्यादा ऐसे केसेस होते थे वहाँ पर इस प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया। इसलिए जब वर्तमान समय में आपसे यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको घरों में रहना है, तो इसको आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह इतिहास जो हमें बताता है उससे यही सीख मिलती है। समीक्षकों का मानना है कि 100 साल में जितने लोग प्लेग से मरे थे उतने तो कुछ ही माह में इस स्पेनिश फ्लू की वजह से मर गए। अर्थात इससे जो मौतें हुई वह काफ़ी भयावह थी। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो कि आपके लिए जाना परिचित हो सकता है, पूरे विश्व में 2008-9 में एक बीमारी का प्रकोप था जो पूरे विश्व में फैला था और इसके वजह से 2 लाख लगभग 84,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह जो फ्लू है जो सुअर होते हैं उनके श्वसन संबंधी रोग से संबंधित होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है वो भी कौन सा है? H1N1। इस बीमारी में H1N1 के अलावा कई प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, अर्थात यह इसका जो म्यूटेशन होता है वह चेंज होता रहता है। वह है H1N1, H1N2, H3N2, H3N1 आदि। अलग अलग समय पर, अलग अलग रूप समय पर यह प्रकट होता आया है और 2008-9 में जब इसने अपना प्रसार किया तो इसको हमने पेंडेमिक का नाम दिया। इस वायरस का फैलाव संक्रमित सूअरों से इंसानों तक और फिर व्यक्ति से व्यक्तियों के बीच में होता है। जब कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है, खांसता है, छींकता है तो ये बीमारी दूसरे लोग तक पहुंचती। जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, जिस तरह से स्पेनिश फ्लू फैला था, जिस तरह से जो है कि हमने देखा प्लेग के केसेस में जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता उस तरह से फैलता है। तो कुल मिलाकर अगर जो महामारियों को हम समझें तो एक चीज़ क्लियर होती है कि महामारियां वही हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होती हैं। अर्थात कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ ध्यान देना है और वह है साफ सफाई के साथ साथ उन सभी सावधानियों को हमें बरतने की ज़रूरत है जो हमसे अपेक्षा की जाती है। खैर, इसके वजह से फैला। इसमें जो व्यक्ति संक्रमित होते हैं उनका नाक, गला, फेफड़ा, श्वसन मार्ग आदि जो है कि संक्रमित होकर जाम हो जाते हैं और उससे वह काम करना बंद कर देते हैं और जिससे क्या होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यह था अभी तक के जो कि विश्व के स्तर पर जो बीमारियां फैली थी उनका एक जो है कि ब्रीफ। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा इंडिया पर भी नज़र दौड़ाना होगा। स्वाभाविक है, इंडिया में हम क्या हो रहा, कैसे होगा, इसमें इसी वीडियो के माध्यम से हम नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का हमें सीख लेने की ज़रूरत है। वो सीख ये लेने की ज़रूरत है कि जितनी वैश्विक महामारियाँ आई हैं इनसे हम क्या सीख सकते हैं। इनसे हम ये सीख सकते हैं कि प्रकृति में हस्तक्षेप उतना ही करना चाहिए जितना संभव। दूसरा, जितने भी जानवर हैं जो कि इंसानों से दूर रखे गए थे उनसे यथासंभव दूरी बनाए रखें। वर्तमान समय जो कोरोना वायरस है इसका संबंध अधिकांश समीक्षक वेट मार्केट से जोड़ रहे हैं।
ठीक इसी तरह से स्वाइन फ्लू को जंगलों से जोड़ा जा रहा है। इबोला वायरस को भी आपने देखा वह कहाँ से, जानवरों से होकर आया। तो ठीक इसी तरह से जितने भी जीव हैं जिनका आवास जहाँ है, हम उनके आवास को क्षति ना पहुँचाएं, उनके आवास में उनको सीमित रहने दें, उनसे एक यथा गैप बना कर रखें, तभी इंसान और जानवर में अंतर बना रहेगा। इंसान ने क्या किया है, अपने आप को जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश करा दिया है और इसके वजह से इंसान और जानवरों के बीच में दूरी खत्म हो गई। स्वाभाविक है अब जो है कि इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उसकी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र है वो अलग है, जानवरों को अलग है। जब कोई जानवर इससे संक्रमित होता है तो वह, अगर हम उसके संक्रमण में, उसके जो है कि संक्रमित क्षेत्र में आते हैं, उससे हम संक्रमित हो जाते हैं, तो हम भी क्या होते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं। अगर हम उनके क्षेत्र को जानवरों से यथासंभव दूरी बना के रखें तो कभी कोई महामारी नहीं आ सकती है। यह किस वजह से होता है, क्योंकि जानबूझकर हम क्या करते हैं, चाहे वह संक्रमित चूहों का केस हो, चाहे स्वाइन फ्लू का केस हो, चाहे इबोला वायरस का केस हो, सभी में हम क्या करते हैं, जानबूझकर अपनी जो है कि वहां पर पहुंच बढ़ाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें सचेत होकर जो सोचने की जरूरत यह है कि क्या प्रकृति में जो सब कुछ है, सब कुछ हमारा है, या प्रकृति का कुछ हिस्सा ऐसा है जिससे हमें दूरी बना के रखना चाहिए। जी हाँ, वो है जानवरों से यथासंभव दूरी। इंसान और जानवर दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग रखा जाए, चाहे वो हमारी फूड हैबिट का हिस्सा हो या फिर हमारी मानवीय विकास। आज हम जो है कि जंतुओं से अनेक प्रकार के खाद्य प्राप्त करने के लिए, अनेक प्रकार के मनोरंजन के लिए, अनेक प्रकार के टूरिज्म के लिए हम उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं और यह संपर्क हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा हमें रुक कर सोचने की जरूरत है। मैं दूसरे वीडियो में अभी तक इंडिया में जितनी जो महामारियां घोषित की गई हैं उनके स्वरूप में मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।